हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल की इस महा सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये सीरीज़ आपकी 2023 और 24 की आने वाली समस्त एग्ज़ाम, चाहे स्टेट पीजीएस हो चाहे यूपीएससी हो, उसकी एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम होलिस्टिक वे में तैयारी करवाने के लिए चलाई जा रही है। दोस्तों, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे और उसी में हमारा एक पार्ट रहेगा जीएस 3 के अंतर्गत। यूपीएससी में जीएस 3 के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स। दोस्तों, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इसकी प्री मेंस इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा समझने का है दोस्तों। यदि आप इसको समझ गए, समझने का ज़्यादा टॉपिक है और प्लस इसमें करंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस टॉपिक को हम उस तरीके से पढ़ाएंगे कि यदि किसी स्टूडेंट का इकोनॉमिक कभी उसका बैकग्राउंड रहा ही नहीं, तो वो किस तरीके से उसको समझना है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण होगी, वो सारी चीज़ें हम इसमें बताएंगे। और बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो से हम चीज़ें डिस्कशन करेंगे ताकि जिसने कभी नहीं पढ़ा हो उसके भी चीज़ें समझ में आ जाए। बिल्कुल इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर उसको स्टेट पीसीएस के हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से सारे तरीके से पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो स्टेट पीसीएस में कॉन्सेप्ट के सवाल ज़्यादा आते हैं, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट के सवाल ज़्यादा आते हैं और कुछ करंट के सवाल आते हैं प्री में। तो इसलिए इकोनॉमिक्स समझने की ज़्यादा है। यदि आप इकोनॉमिक्स को समझ गए तो आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जैसे कि मैंने उत्तराखंड पीसीएस का पेपर देखा, उसमें अभी जो एग्ज़ाम लगी पिछले साल, उसमें 10 क्वेश्चन आए थे स्टेट पीसीएस के जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए थे। वो बिल्कुल समझदारी के सवाल थे। अगर आप उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते थे तो आप पूरे सवाल कर सकते थे। आरपीएससी में, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में जो 10 से 15 सवाल जो प्री में आते हैं, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट को जोड़ के हुए आते हैं। दूसरे, यदि कोई क्वेश्चन आता भी है, वो क्वेश्चन करंट का आता है, लेकिन दोस्तों करंट के क्वेश्चन को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको उस टॉपिक का बेसिक या कॉन्सेप्ट पहले से ही पता हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से पता है तो आप इकोनॉमिक्स की करंट को भी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। इसलिए उसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स को पढ़ाते हैं। सबसे पहले यदि इसका महत्व देखें, जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों महत्व ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, इनके सिलेबस का पार्ट है, आपको पता है। अगर आप किसी भी चीज़ को देख लो, इनके सिलेबस में आते हैं। यूपीएससी में अगर बात करें जीएस 3 के अंतर्गत इस सिलेबस में आता है, और जीएस 3 का सिलेबस मैंने यहाँ आपके सामने रखा हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी में जीएस 3 के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं, अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यूपीएससी में अगर इसकी बात करें यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी में 15 से 18 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। प्री में हर साल क्वेश्चन आते हैं प्री में, यानी कि प्री में आपका 20% पार्ट किससे आता है, इकोनॉमिक्स। और पास होने के लिए चाहिए आपको 45% या 50%। तो यदि आपका इकोनॉमिक्स अच्छे से आपने कवर किया है तो फ्री में पास होने की संभावना पूरी बन जाती है। और दोस्तों, पूरे सवाल आते हैं कॉन्सेप्ट से। हाँ, कॉन्सेप्ट कौन सा? जो करंट में आपसे पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा जो करंट में आपसे पूछा जाता है, उससे आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि टोटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत बेसिक से आपको इसको पढ़ाया जाएगा। दूसरे, यदि मेंस की बात करें हम, तो मेंस में जीएस 3 के अंतर्गत आपको पता है यूपीएससी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। एक तो साइंस टैग आती है, दूसरा एनवायरमेंटल आता है, तीसरा डिजास्टर मैनेजमेंट आती है, चौथा की अगर मैं बात करूं तो इंटरनल सिक्योरिटी, और पांचवा इकोनॉमिक। इसमें ये तीनों चारों मिलकर के कम से कम आते हैं 120 के, ये चारों। और अकेला इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, ये आता है 130। यानी कि यूपीएससी मेंस में 50% जीएस 3 इकोनॉमिक्स से आता है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि हम स्टेट पीसीएस की बात करें, हम स्टेट पीसीएस की, तो इनके भी प्री के 10 से 15 सवाल, 15 या प्लस भी हो सकते हैं। इनके हर किसी भी स्टेट पीसीएस का पेपर उठा के आप देख लो, 10 से 15 सवाल इकोनॉमी के आपसे वहाँ ज़रूर मिलेंगे। वो हो सकता है उनके बजट को लेकर के भी जुड़ जाते हैं, जो अपना बजट है, जैसे स्टेट यूपीएससी का है,
यूपीपीसीएस का है तो यूपी का बजट को लेकर के, बीपीएससी का है तो बीपी के बजट को, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर के, उसको लेकर के सवाल हो सकते हैं, लेकिन उन सब का कहीं ना कहीं रिलेशन आपके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से जरूर हो। इसके अलावा हर चाहे आप किसी भी सब उसका देखो, मेंस का पेपर में भी उनके इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। यूपीपीसीएस में अगर बात करें हम तो जीएस 3 का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें मेंस में आपसे इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, इसलिए इकोनॉमिक्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो यदि हम देखें तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा दोस्तों, अगर हम यूपीएससी के, अभी हम थोड़ा यूपीएससी के सिलेबस पर फोकस करते हैं जीएस 3 के, तो इसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, आर्थिक विकास। और इस आर्थिक विकास में यदि मैं टॉपिकों की बात करूं, टॉपिक है आर्थिक विकास। अब इस आर्थिक विकास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो हमें देखना है, उन्हीं के आधार पर पढ़ना है। ये मेंस का है, प्री के लिए हमें पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, वो हम पढ़ेंगे। तो मेंस और प्री दोनों जुड़ करके आपके क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टॉपिक आने चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से। देखो, तो सबसे पहले दोस्तों ये है अर्थव्यवस्था और योजना, यानी कि जो भारतीय इकोनॉमी है उसकी सिचुएशन क्या है, स्टेटस क्या है। फिर हमने प्लानिंग चलाई थी, आपको पता है प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लानिंग चली थी, 5 ईयर प्लानिंग के बाद अब हम 15 ईयर प्लानिंग चला रहे हैं, तो उनके लेकर के क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। फिर संसाधन जुटाने की प्रगति विकास, इनको लेकर के इन योजनाओं में हमारे क्या उद्देश्य थे, रिसोर्सेज कैसे उपलब्ध करवाए गए थे, ये चीज़ें इसमें आपको पूछी जाएगी। इसके अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा बात चल रही है, आपको पता है। और इंक्लूसिव डेवलपमेंट हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। कौन सा? समावेशी विकास। अब समावेशी विकास क्या है, अब आपको ये बताया जाएगा समावेशी विकास क्या है, इसके टॉपिक को, समावेशी विकास से जुड़े हुए चिंताएं क्या हैं, चैलेंजेस क्या होगी, इससे जुड़ी हुई हमारी समस्याएं क्या है ना, इसके लिए क्या प्रयास किए गए सरकार ने। जैसे आप देखा होगा जनधन अकाउंट योजना हुई, ठीक है ना। इस प्रकार हम गरीबों को विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। तो समावेशी विकास और उसके संबंध में महत्वपूर्ण विषय, समावेशी विकास में महिलाओं का विकास, समाज के वंचित वर्ग का विकास, और इनका सभी क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में इनका विकास, उसको शामिल किया गया। इसके अलावा बजट आएगा पूरा, और बजट को लेकर प्री और मेंस में क्वेश्चन आता है, ठीक है। बजट के अलावा हमारे सिलेबस का पार्ट है एग्रीकल्चर, क्या है, कृषि, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपसे सवाल जरूर आता है। एग्रीकल्चर के, आपको पता है एग्रीकल्चर के 2-3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इसका इनपुट लेवल पर, यानी एग्रीकल्चर की आगत, और एक होता है निर्गत यानी आउटपुट, और एक उसके बाद इसको, यानी कि ये तो मतलब इनपुट लगेगी खेतों में, और खेतों से लेकर के टेबल यानी व्यक्ति के खाने तक जो खाद्यान्न वस्तु आती है वहाँ तक। तो आपको पता है इसको बोलेंगे इनपुट वाला, इसको बोलेंगे। तो इसमें बोलेंगे, अगर हम बात करें तो इनपुट लेवल पर एग्रीकल्चर की कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इनपुट लेवल पर करेंगे हम खाद, बीज, रसायन, उर्वरक, मृदा, सिंचाई। तो इनको लेकर के क्या समस्याएं हैं, क्या पैटर्न है, ठीक है ना, सरकारी प्रयास क्या है, और आपके सुझाव क्या हो सकते हैं, और वर्तमान स्थिति क्या है, ठीक है। तो इसको लेकर के, जैसे मृदा मतलब भूमि, तो भूमि में भारत के भूमि सुधार आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इस प्रकार से इसको देखेंगे पूरा। इसके अलावा आउटपुट में हम देखेंगे फसलों के मार्केटिंग, इसकी परिवहन, घर तक पहुंचाने की, भंडारण, इसके बाद विपणन, ठीक है ना। तो इसमें हम समस्याएं देखेंगे कि क्या समस्या हैं, एमएसपी को देखेंगे। इस तरीके से इसका पूरा सिलेबस जब हम एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम देखेंगे। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर के सिलेबस में इतनी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा ये जैसे इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रिंग और इसको अप स्ट्रिंग, तो ये भी क्वेश्चन डाउन वो अप वाले में भी आपसे पूछा जाता है कई बार। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यूपीएससी में पूछा है कि अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग, इन दोनों में समस्याएं क्या है, चैलेंजेस क्या है, क्या किस तरीके से इनको सुधार कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। तो एक तो एग्रीकल्चर का ये पूरा टॉपिक एग्रीकल्चर का ये देखेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये एग्रीकल्चर की एमएसपी, ये तो जो एग्रीकल्चर की ये चीज़ दी गई है,
ये जो मार्केटिंग वगैरह ये सब देखेंगे किसानों के लिए। और सबसे बड़ा टॉपिक होगा एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी, तकनीकी, इसको देखेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर, ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, ये वाला जो मैंने बोला है कि भंडारण, इसके बाद आप फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें हम तो ये मतलब कुछ मिला के इसको लेकर के, इस एग्रीकल्चर को लेकर के हमारी जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इसको देखेंगे। इसके अलावा ये तो पूरा एग्रीकल्चर का है, इसके अलावा हमारी पॉलिसी लेवल पर देखेंगे हम, तो पॉलिसी लेवल पर उदारीकरण, वैश्वीकरण, या हम कह सकते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंतर्गत हम बात करेंगे कि पहली बात तो ये क्यों हमने किए 1991 में, कारण क्या थे। कारण में हम देखेंगे अल्पकालीन कारण, या हम कह सकते हैं तत्कालीन कारण कौन से थे, दीर्घकालीन कारण कौन से थे। फिर जो हमने सुधार किए जिसमें हम LPG को लेके आए, तो कितना किए, कितना लाभ हुआ, उपलब्धियाँ कितनी है इनकी, लाभ का अच्छा है, उपलब्धियाँ कितनी, उपलब्धि हम देखेंगे भाई हमारी GDP बढ़ी है, पर कैपिटल इनकम बढ़ी है, हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा है, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें कि अभी समस्याएं क्या हैं। फिर इसके अलावा इन्हीं सुधारों में आत्मनिर्भर भारत आ जाएगा, ठीक है ना। ये मेंस का सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको, मेंस का आत्मनिर्भर भारत की चीज़ें, इसमें सरकारी प्रयास देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत में सरकारी प्रयास क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा इसके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी हमारे टॉपिक में। अवसंरचना क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है, सरकार के प्रयास क्या है। अवसंरचना हम देख लेंगे, एनर्जी हुई, रेल, ठीक है ना, इसको देखेंगे, और रोड, पोर्ट, इनको अवसंरचना के अंतर्गत पूरी तरह अच्छे से देखेंगे। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, है ना, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सर्विस सेक्टर को देखेंगे, इंडस्ट्री सेक्टर को देखेंगे, इनमें ये क्या है, इनका GDP में अनुपात क्या है, इनमें चैलेंजेस, सीमाएं, इनकी चुनौतियाँ क्या है, समझ रहे हो। मतलब इस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, इतना पार्ट, इतना बड़ा ये सिलेबस आपका होता है। तो जिस तरीके से इसमें शॉर्ट सिलेबस लिखा हुआ है, उस सिलेबस का हमें कॉन्सेप्ट समझना है, उस सिलेबस के फैक्ट हमें समझने हैं, और फैक्टों के साथ साथ फिर सरकार के प्रयास और वर्तमान स्थिति को देख करके आपको उत्तर लिखना है। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर आपको देखना है भाई कि भारत में मुख्य फसलें तो कौन कौन सी, फिर भारत में फसलों का पैटर्न कौन सा है, पैटर्न में कौन कौन सा अपना रहा है, सरकार किस पैटर्न को बढ़ावा दे रही है, पैटर्न में क्या चैलेंजेज है, ये आपको अच्छे से उस टॉपिक का क्लियर करना है, तब जाके आपका सिलेबस कवर होगा। कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादातर चीज़ें आपके इसमें कवर करा दें, लेकिन कोई चीज़ अगर छूट जाए तो उसको आपको खुद को भी कवर करनी है। निवेश मॉडल, ये निवेश, यहाँ तक आपका GS3 में इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ठीक है। ये रहा GS3 इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जिसमें आप इतनी चीज़ें डिटेल से इसमें पढ़ेंगे। तो मैंने आपको दोस्तों यहाँ से भी बताया कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है, इकोनॉमिक्स प्री और मेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट PCS हो चाहे UPSC हो। अब हमने इसका महत्व समझ लिया, इसका सिलेबस समझ लिया, और ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स में ये वाला, ये स्टेट PCS में सेम है, लगभग सारे स्टेट PCS में सेम है, कुछ टॉपिक कम ज़्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज सारे सेम है ना, ठीक है। स्टेट PCS में थोड़ा फैक्चुअलिटी ज़्यादा हो जाती है, UPSC में थोड़ा कॉन्सेप्ट से ज़्यादा जोड़ा जाता है, परंतु इकोनॉमिक्स में आपको फैक्ट, रिपोर्ट, इंडेक्स, सारी चीज़ें पढ़नी होगी। अब आता है अगला क्वेश्चन कि इनके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हमारा मटेरियल की अगर हम बात करें, रिसोर्सेज की बात करें हम कि रिसोर्सेज क्या यूज़ करें। दोस्तों रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं, बिल्कुल छोटे से रिसोर्सेज आपको यूज करने। एक तो आपको रिसोर्सेज यूज करना है NCERT, क्या करना है NCERT, जो 9th to 12th NCERT इकोनॉमी की वो करनी है। और बिल्कुल अगर कोई नया बिगनर है तो उसको एक एक टर्म को समझना है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट NCERT है, उनको हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कशन करेंगे और देखना कि कितनी चीज़ें वहाँ से निकाल सकते हैं, वो चीज़ें आपको समझना है। NCERT किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप उसको चैनल पर, हमारे चैनल पर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो एक रिसोर्सेज आपको यूज करना है NCERT, ये आपका क्या करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा, क्या करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा, ठीक है।
दूसरा दोस्तों, आपको रिसोर्सेज यूज करना है। एक बुक, स्टैंडर्ड बुक की बात कर सकता हूँ मैं, और रमेश सिंह की बुक थोड़ी अच्छी मानी जाती है इसमें। रमेश सिंह की, अब रमेश सिंह की बुक, जो इसकी बुक आती है, एक तो इकोनॉमी और एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इस बुक को आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली बुक्स ये बुक स्टोर पे मिल जाती है, इसके अलावा अमेजन पे भी मिल जाती है, फ्लिपकार्ट में मिल जाती है। इस बुक में क्या है कि आप टॉपिक वाइज, जैसे आपको पता है कि जैसे अगर मुझे यहाँ पढ़ना है कि भारत की ये टॉपिक है भारत की योजना और अर्थव्यवस्था, तो आपको जा करके इसको एनसीईआरटी वाले टॉपिक में देखना है, फिर इसके बाद आपको इस बुक में देखना है कि बुक में देख के समझना है और फिर उसके नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि बुक की चीज़ों को डायरेक्ट हुबहू रटना है या एनसीईआरटी को ज़्यादा हुबहू रटना है, रटना कुछ नहीं है, बस आपको समझ विकसित करनी है और समझ विकसित करके उसके नोट्स बनाने, फिर इन किताबों में से आपको फैक्ट फिगर जो चाहिए उसको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा आप एक क्लास कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, कोचिंग के नोट्स। तो देखो दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें तो डिटेल से आपको नोट्स चाहिए तो वो आप विजन के नोट्स ले सकते हो, वो मैंने आपको शेयर भी कर सकते, ग्रुप में शेयर कर दिया विजन के नोट्स, प्रिंटेड नोट्स है वो। इसके अलावा मेरे खुद के नोट्स, माय नोट्स, मेरे नोट्स भी बहुत अच्छे से मैंने सारा कवर करके उसमें सेट करके आपको सेट किया है। और एक प्री के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एक नोट्स और है, प्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये अमित कुमार सर के नोट्स हैं, देह में पढ़ाते हैं, बढ़िया है। इनके नोट्स मैंने भी ग्रुप पे शेयर कर दिए। ये प्री में कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्री के लिए यूटी और पीसीएस की प्री, यूपीएससी की प्री, उसके लिए इन नोट्सों को आप पढ़ सकते हो। अमित कुमार सर के नोट्स हैं, वो मैंने आपको चैनल पर भी शेयर कर दिए, इनसे आपका प्री बहुत अच्छे से हो जाएगा। मेंस के लिए आप मेरे नोट्स भी है, डिवीजन कोचिंग के भी नोट्स पढ़ सकते हो। और इसके अलावा आपको एक करंट और पढ़नी है। आपकी जो इकोनॉमी है आधी % करंट से कवर होती है। कोई भी टॉपिक है जो आपने बेसिक में नहीं पढ़ा, करंट में जाकर के इस टॉपिक की डिटेल को पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कवर करना है विजन की मंथली मैगजीन और उसका विजन की मंथली मैगजीन को पूरी अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, उसके वीडियो दिए जाएंगे, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आपको इकोनॉमी इतने से ही कवर करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं, इतना ही पढ़ना है आपको इकोनॉमी में। जीएस के लिए अगर किसी का ऑप्शनल है तो उसके लिए उसकी अलग बुक्स भी होती है। तो आपको जीएस में इकोनॉमिक्स के लिए चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, प्री और मेंस के लिए ये टॉपिक ही पढ़ने हैं, ये बुक्स ही पढ़नी है आपको, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपका काम चल जाए। यदि आप इंटरेस्टेड है तो और बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट के लिए विजन की मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर और बाकी जो नोट्स मैंने आपको बताए हूँ। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी को बेसिक इंट्रोडक्शन को हम समझते हैं तो इकोनॉमी क्या है। अब उससे स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला लेक्चर होगा इस महा सीरीज़ में। बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करवा रहे हैं। हमारा टारगेट ये नहीं है भाई कि कल ही कोई मेंस एग्जाम दे रहा है उसको इसमें पास किया जाए। हमारा टारगेट एक लॉन्ग टाइम है, जिसमें 2023 में बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट बिना किसी कोचिंग के हमारे इस वीडियो को देख करके अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसी के लिए हमने ये महा सीरीज चलाई है और कोशिश की जाएगी कि इसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। बस आपसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को, हमारे इस इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। इसके अलावा यदि कोई इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट इसको देखना चाह रहा है तो देख सकता है। हम इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी यूज करेंगे यदि उसके समझ में नहीं आए तो, और अगर कोई इसके बाद भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो अपना कमेंट कर सकते हैं, हम उसको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी यूज करके हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। इसी सीरीज़ में सबसे पहला हमारा चलेगा इंट्रोडक्शन अर्थव्यवस्था। दो शब्द सुने होंगे आपने, एक होता है अर्थशास्त्र और एक होता है अर्थव्यवस्था, ध्यान रखना। अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को बोलते हैं इकोनॉमी, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, और इसको बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। ये पहला आपका टॉपिक है कि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारे सब्जेक्ट है क्या है। पहली बात तो हमें समझना है कि क्या है अर्थशास्त्र, क्या है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मैंने नोट्सों में स्टार्ट में आपके साथ किया गया है, लेकिन मैं इसको समझाता हूँ कि किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या है। कई बार हमारे मन में आता है कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र एक बुक है, किसकी, कौटिल्य की। कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, हमारे मन में वो आता है। दोस्तों सही बात है, कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र, लेकिन कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, ये केवल इकोनॉमी पे नहीं लिखी गई, ये तो एक व्यापक विषयों को समावेश करते हुए बुक लिखी गई है, जिसमें आपकी राजनीति भी है, जिसमें आपकी कूटनीति भी है,
जिसके राजा के क्या क्या गुण रखने चाहिए, प्रजा का किस प्रकार से अनुपालन करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। और इसके अलावा इकोनॉमी के कुछ पार्ट कि राज्य को कौन कौन से कर लगाने चाहिए वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो अर्थशास्त्र का मतलब कौटिल्य की अर्थशास्त्र से नहीं है। अर्थशास्त्र का मतलब अगर हम देखें, अर्थशास्त्र का यदि हम मतलब देखें तो अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। मानव, अब सामाजिक विज्ञान क्यों कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, विज्ञान मतलब तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करें, वो क्या होती है विज्ञान। सामाजिक कैसे है, क्योंकि इकोनॉमी जो मुख्य रूप से अर्थ से जुड़ी हुई होती है, रुपयों से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, संसाधनों से जुड़ी हुई होती है, वो व्यक्ति के रूप से अन्य व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होती है। और चूंकि व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होती है तो इसलिए ये भी एक ह्यूमैनिटी से सब्जेक्ट है और इसलिए इसको सोशल साइंस के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इकोनॉमी क्या है, सबसे पहले दोस्तों एक विज्ञान है जो क्या करता है, स्टडी करता है या क्या करता है, जो बताता है। ठीक है, तो इकोनॉमी एक विज्ञान है जो बताता है कि कैसे। देखो, आपको बताया कि भारत की जनसंख्या है बहुत ज़्यादा, भारत के संसाधन है बहुत कम, तो हम प्रायोरिटी रखेंगे कि हर देश की स्थिति ये रहती है उसके पास सीमित क्या है, संसाधन, और असीमित क्या है, इच्छा। तो इकोनॉमी क्या है कि एक सब्जेक्ट है जो सीमित संसाधन और असीमित अच्छाएं, असीमित इच्छाएं तो आपको पता है इच्छाएं होती है, इनके बीच क्या करता है, सामंजस्य बैठाता है। क्या करता है, सामंजस्य बैठाता है और यह कोशिश करता है कि सीमित संसाधनों से इससे अधिकतम इच्छाओं को कैसे पूरा किया जाए। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमी एक विज्ञान है जो सीमित संसाधन और असीमित मानवीय इच्छाओं के बीच बताएगा हमें कि हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए कि हम सीमित संसाधनों से असीमित मानवीय इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। इसी की जो स्टडी होती है वही इकोनॉमिक्स होती है। जैसे अगर हम बात करें कोई इकोनॉमी कैसे बताएगी, जैसे हम अगर बात करें 1947 की और बात करें 2021 की, भारत के पास संसाधन भी इस समय भी सीमित है और आज भी सीमित है, थोड़ा बहुत वृद्धि हुई है लेकिन सीमित है। क्या संसाधन, अब 1947 में, जब 1950 में जब हम पहली 5 ईयर 51 में पहली पंचवर्षीय योजना लेके आ रहे थे, समझने की कोशिश करो, बिल्कुल जीरो वाले व्यक्ति को ये समझा रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं समझ पाता है, उसको इस एग्जाम्पल के थ्रू में समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे 1951 में हमारी संसाधन तो सीमित थे, संसाधन आज भी सीमित है, हर देश के पास संसाधनों की एक लिमिट होती है। ठीक है ना, चाहे हमारी जीडीपी को ले लें, चाहे हमारे मानवीय संसाधन लेके, चाहे हमारे रिसोर्सेज ले लें, एनर्जी ले लें, हमारे जल, हमारे जो मटेरियल है, ये खनिज पदार्थ है, ये सब सीमित है। 1991 में हमारी मानवीय इच्छाएँ कितनी थी, हमारी इच्छाएँ थी कि देखो देश का औद्योगिक विकास हो, ठीक है ना, देश का खाद्यान्न का विकास हो, देश में अच्छी तकनीकी भी आए, देश का रक्षा का विकास भी हो, ठीक है ना, देश में सैनिक संसाधन भी हो, क्योंकि हमारे लिए सब ये मानवीय इच्छाएँ थी, ज़रूरत थी हमारी उस टाइम की। लेकिन चूंकि हमारे पास क्या थे, संसाधन क्या थे, सीमित थे, तो हमने इकोनॉमी ने बताया कि आपके लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी बताती है चीज़, तो उस समय हमें सबसे ज़रूरी चीज़ थी ये कि भाई पहले हमारा औद्योगिक और खाद्यान्न विकास करूँ। तो हमने इन प्रायोरिटी को क्या दिया, इनको प्रायोरिटी, इन इच्छाओं को प्रायोरिटी दी और फिर इनके आधार पर हमने डेवलपमेंट करना चालू किया। और जैसे जैसे डेवलप किया, धीरे धीरे इन प्रायोरिटियों को भी रक्षा के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, वो धीरे धीरे हमने बढ़ाना आगे चालू किया। तो इकोनॉमी ने बताया, इकोनॉमी की सिचुएशन ने बताया कि भारत की क्या डिमांड है और उस डिमांड के अकॉर्डिंग भारत को कौन सी इच्छाएं पहले पूरी करनी है, कौन सी जो प्रायोरिटी है उनको देनी है। तो ये हमें इकोनॉमी समझाती है। जैसे यदि आपके पास पैसे हैं, लिमिट पैसे होते हैं, आपकी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपने दिमाग से सोचते हैं कि मेरी मांग पहले क्या है, मेरी इच्छाएं पहले कौन सी ज़रूरी है, तो उनके आधार पर उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो इकोनॉमी वह सब्जेक्ट है जो हमें बताती है कि सीमित संसाधन और असीमित इच्छा, सीमित संसाधन और असीमित इच्छाएं होती है, उनके बीच में सामंजस्य बैठाती है और एक बेहतर विकल्प का यूज करते हुए आपकी सीमित संसाधनों से अधिकतम इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करती है। जैसे आज की बात करें तो आज हमारी तकनीकी इच्छा होगी, आज हमारा तकनीकी माप बढ़ना है, तो इकोनॉमी ने डिमांड है, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड आई इसकी, और तभी हम क्या कर रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में, 5G के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी की डिमांड ऐसी हो चुकी है। यदि आपको आगे बढ़ना है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, देश के लोगों के जीवन को सुधारना है, तो आपको इसमें विकास करना होगा। तो ये है आपकी इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, एक सब्जेक्ट। इकोनॉमिक के अगर जनक की बात करें तो एडम स्मिथ है।
कौन है? इकोनॉमी के जन्म एडम स्मिथ है। और इसने क्या किया कि पहली बार इसको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट किया। इसलिए पहले इसको राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था, धीरे धीरे इसको इकोनॉमी में शामिल किया गया था। और एडम स्मिथ की बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। बुक का नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन शॉर्ट नाम है इसका, वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ की बुक थी। जब एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था को सिस्टमेटिक चलाया, उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था चल रही। लेकिन बात ये आई कि इकोनॉमी तो एक व्यक्ति की भी होती है और इकोनॉमी पूरे देश की भी होती है। एक व्यक्ति को भी इकोनॉमिक रूप से मतलब अपने संसाधनों का यूज करना होता है, देश के लिए भी अपने संसाधनों का यूज करना होता है, व्यापक लेवल पे भी उसको अपने संसाधनों का यूज करना होता है। इसलिए छोटे लेवल पर और व्यापक लेवल पर इकोनॉमी क्या होगी, इसको डिवाइड किया था किसने? रैगनर फिंच ने। रैगनर फिंच ने इकोनॉमी को क्या कर दिया? डिवाइड किया दो भागों। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स को दो भागों में भागा। रैगनर फिंच ने इकोनॉमिक्स को दो भागों में विभाजित किया। क्यों किया? क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो व्यापक रूप से जुड़ी होती है। तो इसी को लेकर के रैगनर फिंच ने इसको दो भागों में विभाजित किया। एक भाग था इसका मैक्रो और एक था मैक्रो। माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल, यानी एक हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स और हो गई मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया? तो आज आपके मन में आया होगा कि ये माइक्रो मैक्रो क्या है। ये मुख्य रूप से स्टडी करने के पैमाने हैं और दो पैमाने बनाए, एक पैमाना माइक्रो और एक पैमाना मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब अगर हम देखें, इसमें व्यक्तिगत लेवल पर इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इस पे व्यक्तिगत लेवल, जैसे अगर हम बात करें व्यक्ति की व्यक्तिगत उपभोक्ता, उसकी क्या डिमांड है, उसके लिए क्या सप्लाई करनी है, इसके आधार पर इसको हम देखते हैं। और इसमें पूरी तरह काम करती है डिमांड यानी सप्लाई पर। यानी यहाँ पर डिमांड सप्लाई का रूल क्या होता है ये तो आप जानते होंगे कि यदि किसी इकोनॉमी में डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो डिमांड के अकॉर्डिंग उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, और डिमांड और सप्लाई जब इस पॉइंट पे मिलती है उसी पे प्राइस डिसाइड होती है। ठीक है ना? यानी कि आप देखेंगे यदि किसी इकोनॉमी ये डिमांड है, ये सप्लाई है, यदि मान लीजिए जा रही है तो ये डिमांड इधर से आ गई, ये सप्लाई होगी, तो ये सप्लाई और डिमांड जिस पे मिलेंगी वो इनका बैलेंस पॉइंट होगा, वहाँ से प्राइस डिसाइड होगी। जैसे कि आपको डिमांड है किसी चीज़ की और एक सेलर है उसको सप्लाई कर रहा है, और सेलर और खरीदार दोनों जिस पॉइंट पे प्राइस पे मिलेंगे कि भाई मैं इतने में इसको खरीद सकता हूँ, उसी पॉइंट पे आपकी प्राइस डिसाइड होगी। अर्थात डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। ये बात सही है ना? दूसरी बात, यदि प्राइस ये भी हो सकता है यदि सप्लाई बढ़ रही है, अगर आप किसी चीज़ को मार्केट में बस में बहुत ज़्यादा आ रही है तो ऑब्वियसली उसकी क्या कर जाएगी? प्राइस घट जाएगी। ये डिमांड और सप्लाई का बेसिक सा नियम है। डिमांड और सप्लाई की बात करें हम तो डिमांड और सप्लाई मुख्य रूप से ये होता है कि यदि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, यदि सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घटती है। ये नॉर्मली नियम होता है, ये आप जानते होंगे, कॉमन सेंस की बात है कि मार्केट में यदि कोई वस्तु ज़्यादा आ गई तो उसकी प्राइस घट जाएगी। कम है, अगर कोई वस्तु मार्केट में कम है तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो माइक्रो इकोनॉमी व्यक्तिगत लेवल पर किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम कितनी है, एक व्यक्ति का निवेश क्या है, एक व्यक्ति उपभोक्ता क्या कर रहा है उस व्यक्ति की। ठीक है? दूसरा होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब व्यापक, राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, व्यापक लेवल की जो स्थिति। अब जैसे मैं बात बोलूँ गरीबी, एक होता है गरीबी और एक होता है गरीब। तो गरीब तो आता है माइक्रो में, देखो ठीक है ना, और गरीबी आती है मैक्रो में, क्योंकि गरीबी एक व्यक्ति नहीं होगा, गरीबी गरीब व्यक्तियों का समूह होगा, ग्रुप ऑफ पावर पीपल, ग्रुप ऑफ प्योर पीपल। जो प्योर पीपल है उनका जो समूह है वो गरीबी में आ जाएगा। इसी प्रकार से बेरोजगारी, अब बेरोजगारी कोई एक व्यक्ति तो नहीं होगा, ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, तो बेरोजगारी हुई, नेशनल इनकम हुई। ठीक है ना? ये व्यापक लेवल पर जिन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। जैसे समग्र, अब यहाँ इसमें आती है समग्र मांग और समग्र पूर्ति।
तो यहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति के नियम से सिद्धांत चलते हैं और उसी के आधार पर हम माइक्रो लेवल को क्या करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी को पढ़ते हैं। अब आपसे कई बार स्टेट पीछे से पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट माइक्रो में आएगा, कौन सा मैक्रो में आएगा। तो जो व्यक्ति से जुड़ा हुआ होगा पर्सनल लेवल पर होगा, जो इंडिविजुअल होगा वो आएगा माइक्रो में, और जो होलिस्टिक होगा वो आएगा मैक्रो में। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम है तो आपको पता है नेशनल इनकम किस में आएगी, मैक्रो में आएगी। तो इस तरीके से रेगनर प्रेस ने आकर के सबसे पहले अच्छी तरीके से अध्ययन करने के लिए इकोनॉमिक्स को विभाजित किया। लेकिन एक समस्या ये आई कि क्या मैक्रो, अब अगला क्वेश्चन ये आया कि माइक्रो एंड मैक्रो इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्या दोनों की एक दूसरे पर निर्भरता है या नहीं है। ये क्वेश्चन है कि माइक्रो और मैक्रो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या नहीं है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों एक दूसरे से निर्भर भी है और नहीं भी है। तो निर्भर नहीं है, पहले तो देखते हैं निर्भर नहीं है, कैसे नहीं है समझते हैं, और दूसरा निर्भर है। तो निर्भर नहीं है कैसे, देखो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे एग्जांपल यदि मैं आपको दूं, इसमें दे रखा है ये एग्जांपल दिया है कि देखो यदि एक व्यक्ति बचत करता है, एक व्यक्ति सेविंग करेगा, जैसे एक व्यक्ति यदि सेविंग करता है तो सेव करने के बाद क्या करेगा, वो बैंक में डालेगा। ये कहते हैं कि अगर व्यक्तिगत लेवल पर सेविंग होती है, व्यक्तिगत लेवल यानी कि माइक्रो लेवल पर, यदि माइक्रो लेवल पर सेविंग होती है, क्या होती है, सेविंग होती है, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि एक व्यक्तिगत स्तर पर हम सेविंग करेंगे तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। क्या माना जाता है, उसको इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों कैसे माना जाता है इसको समझते हैं। जैसे मान लें एक व्यक्ति सेविंग करेगा, सेविंग करने के बाद व्यक्ति कहाँ जमा कराएगा, उसको बैंक में जमा कराएगा। ऑब्वियसली कोई घर पे तो रखेगा नहीं, ज़्यादातर व्यक्ति इसको कहाँ जमा कराएंगे, बैंक में। क्यों, क्योंकि उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अब जब बैंक में उसको जमा कराएगा तो बैंक अपने पास तो रखेगा नहीं, बैंक क्या करेगा, किसी को उधार देगा। और किसको देगा, या तो किसी उपभोक्ता को, जैसे किसी को कार खरीदनी है, जैसे किसी को गाड़ी खरीदनी है, जैसे किसी को कोई ब्याह के शादी के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है तो उपभोक्ताओं के लिए, और दूसरा देगा उत्पादक के लिए। ठीक है, इनको क्या देगा, उधार देगा। तो उत्पादक के उपभोक्ता अगर उस व्यक्ति को लेगा, और अगर उपभोक्ता कोई ऋण ले रहा है, मैंने बाइक के लिए उधार लिया है, तो मैं बाइक के लिए उधार लूंगा, बाइक खरीदूंगा, तो क्या करूंगा, मैं डिमांड खरीदूंगा, मैं क्या करूंगा, खरीदूंगा। ठीक है, तो अब अगर किसी अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ती है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर अर्थव्यवस्था में उत्पादन भी बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादक भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे ताकि उनको लाभ प्राप्त हो, तो उत्पादन बढ़ेगा। और यदि उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार, क्योंकि उत्पादन करने के लिए आदमी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे तो रोजगार बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो उत्पादन के बाद साथ उसका रोजगार भी बढ़ेगा। और यदि रोजगार बढ़ेगा तो रोजगार में काम करने वाले व्यक्तियों की क्या बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। और यदि उनकी इनकम बढ़ेगी फिर वो दोबारा, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, मैं ज़्यादा वस्तुएं खरीदूंगा, तो फिर व्यक्तियों की डिमांड बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमी के लिए एक साइकिल दोबारा चल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर यदि हम बचत करते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी होती है, क्योंकि बचत करने वाला व्यक्ति उसको बैंक में जमा करवाएगा, बैंक उसको ऋण देगा उपभोक्ता के लिए, उत्पादक के लिए ऋण मिलेगा तो वो ज़्यादा उत्पादन करेगा, लोगों को रोजगार देगा और इनकी डिमांड बढ़ेगी, फिर इनकी इनकम बढ़ेगी लोगों की ऑब्वियसली, और फिर डिमांड बढ़ेगी। तो ये इकोनॉमी के लिए व्यक्तिगत स्तर पर यदि हम सेविंग करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। लेकिन अब ये तो होगा माइक्रो लेवल, लेकिन यदि हम सामूहिक लेवल पर बचत करते हैं, यानी कि सभी व्यक्ति बचत करने लग जाए, जैसे कोविड में हमने देखा, अगर हम सामूहिक लेवल पर अगर बचत करते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता। क्यों, क्योंकि जैसे आपने देखा हो कोविड-19 के दौरान लोगों ने अपनी बचत करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि बीमारी में खर्चा हो जाएगा, किसी चीज़ में खर्चा हो जाएगा, तो इसलिए बचत, तो कलेक्टिव अगर हम बात करें कलेक्टिव सेविंग बढ़ेगी, और कलेक्टिव सेविंग का मतलब मैक्रो, तो कलेक्टिव सेविंग बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो क्या करेगी, सभी लोग सेविंग करना चालू कर देंगे तो क्या हो जाएगी, डिमांड घट जाएगी, डिमांड घटेगी, उत्पादन घटेगा,
और उत्पादन घटेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार कम लोगों को मिलेगा, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो इनकम कम होगी, और यदि इनकम कम होगी तो फिर लोगों की डिमांड फिर कम होगी, और फिर इस तरीके से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी में चली जाएगी। क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी जाने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की डिमांड कम होती है। कोविड के दौरान ये चीज़ देखने को मिली कि डिमांड बहुत कम हुई थी। इसलिए तो इस उदाहरण से हमने समझने की कोशिश की कि माइक्रो और मैक्रो दोनों अलग अलग हैं। यदि हम माइक्रो लेवल पर बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है, यदि हम मैक्रो लेवल पर बचत करेंगे तो अर्थव्यवस्था के लिए बुरा होता है। इसलिए माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में अंतर है। इस एग्जाम्पल से हमने यही समझने का कोशिश की। दूसरा, अगर ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, दूसरे एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। दूसरा और भी एग्जाम्पल आप देख के समझ सकते हैं। यदि कोई एग्जाम्पल आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, हम उस एग्जाम्पल को समझ दें। दूसरा आता है कि दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि अंतर्निर्भर है। तो अब कैसे करेंगे? तो इसमें दोस्तों हम एग्जांपल देखते हैं कैसे। तो ऐसे जैसे मान ले जुड़े हुए कैसे कि आपको पता है कि यदि एक वस्तु की एक वस्तु और बहुत वस्तु है, ग्रुप ऑफ गुड्स, ये ग्रुप ऑफ गुड्स किस में आएगी? ये आएगी मैक्रो में, और एक वस्तु आएगी किस में? माइक्रो में। ठीक है। तो ऑब्वियसली यदि दोस्तों एक वस्तु की कीमत बढ़े, जैसे ऑयल की कीमत, जैसे क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ गई, तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने से बहुत सारी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी। जैसे परिवहन की कीमत बढ़ जाएगी दोस्तों, आपने देखा होगा। जैसे औद्योगिक वस्तुओं को, जो विनिर्माण वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। आपने देखा अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो परिवहन ट्रांसपोर्टेशन की कीमत बढ़ जाती है, खाद्यान्न वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, एनर्जी की ऊर्जा की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है ना, गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो इतनी वस्तुओं की कीमत बढ़ी चेंज हुई, इसका मतलब ये हो रहा है कलेक्टिव इन्फ्लेशन। और कलेक्टिव इन्फ्लेशन का मतलब ये आएगी मैक्रो। तो माइक्रो में चेंज होने की वजह से मैक्रो पे भी प्रभाव पड़ा, अर्थात मैक्रो माइक्रो से जुड़ा हुआ है। अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो चूंकि वो वस्तु अन्य वस्तुओं से जुड़ी हुई रहती है, इसलिए अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन कर देती है। इसलिए इकोनॉमी का माइक्रो पार्ट मैक्रो पार्ट से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक एग्जांपल, यदि हम कोई एक कंपनी है, अगर वह कंपनी क्या करती है, मजदूरी दर को बढ़ा देती है, एक कंपनी मजदूरी दर को बढ़ा देगी तो अन्य कंपनियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये बात आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो इस तरीके से मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था दोस्तों कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो आज हमने इतना ही पढ़ेंगे, आज ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, फिर कल से बहुत अच्छे से अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। आज हमने एक चीज़ देखी, क्या क्या पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली बात तो हमने सिलेबस को देखा, फिर इस इकोनॉमी के महत्व इम्पोर्टेंट को देखा, है ना, और इसके बाद हमने इसके रिसोर्सेज को देखा। इसके बाद हमने इकोनॉमिक्स को समझा, है ना। इकोनॉमी से इसको डिफरेंस करके बताएंगे इकोनॉमिक्स कैसे अलग है। ठीक है ना, इकोनॉमिक्स को समझा। अब इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि इसके दो पार्ट होते हैं, माइक्रो मैक्रो, इन दोनों को समझा। फिर इन दोनों में क्या निर्भरता है या कनेक्टिविटी क्या है, और दूसरा क्या इसमें अंतर निर्भरता है, मतलब इनमें निर्भरता नहीं है। इनके एग्जाम्पल आपको देके समझाए कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो है तो कैसे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है तो कैसे। ये दोनों का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। और यही क्वेश्चन आपको प्री में पूछे जाते हैं कि क्या अगर मान लीजिए एक व्यक्ति सेविंग करता है तो इकोनॉमी पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यदि सामूहिक सेविंग की जाती है तो इकोनॉमी पर कैसा प्रभाव पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट है, यही बेसिक चीज़ें हैं, तो इसको समझने की आप कोशिश करें। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस महा सीरीज़ में जो निःशुल्क रूप से आपके लिए चलाई जा रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, हमसे जितना हो पाएगा। देखो गारंटी हम बिल्कुल नहीं ले रहे, लेकिन हाँ हमसे जितना हो पाएगा हम आपके साथ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो रिसोर्सेज की मैंने बात की उनमें से कुछ रिसोर्सेज हमने ग्रुप पे शेयर कर दी है, उनको दोबारा शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के बाद इसको देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।